अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजवर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काविश। ये चैनल शुरू किया गया था सिर्फ उन लोगों की हेल्प के लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, परमानेंट रेजिडेंट या फिर वो स्टूडेंट जो यहाँ पे आते हैं तालीम के इरादे से और बाद में उस एजुकेशन की बुनियाद पे उनका इरादा ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन लेना होता है, सिटीजनशिप लेना होता है इवेंचुअली, और यहाँ पे मुस्तकिल रिहाइश अख्तियार करनी होती है। चैनल स्टार्ट करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि बेतहाशा लोग पाकिस्तान में परेशान हैं और बाहर निकलना चाहते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक बड़ी वजह डॉलर की बढ़ती हुई कीमत, रुपए की गिरती हुई कदर और उसकी वजह से बढ़ती हुई महंगाई। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती जा रही हैं और सियासी अदम इस्तेहकाम भी बहुत ज़्यादा है, और अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो लोग देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया के अलावा कहाँ कहाँ उनको माइग्रेशन मिल सकती है, कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है और किस तरह से वो अपने हालात ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पे फोकस करने के बजाय दूसरे मगरबी ममालिक पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, थोड़ी सी रिसर्च उनके बारे में की जाए। और तासुर इन वीडियोज़ के बाद मुझे ये भी मिला कि ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन काफ़ी मुश्किल है। हालांकि मेरा अपना अंदाज़ा ऐसा नहीं था। मेरा ख्याल ये था कि अगर सही तरीका कार इख्तियार किया जाए, सही नॉलेज हो, तो ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन काफ़ी आसान हो सकती है। लेकिन अंदाज़ा ये हो रहा है कि कुछ लोगों को ये सिलसिला काफ़ी मुश्किल लग रहा है, और उसकी वजह शायद ये है कि जब मैंने रिसर्च की तो मुझे समझ में आया कि ऑस्ट्रेलिया की जो माइग्रेशन नंबर्स हैं आमतौर से 2021 में जैसे 1,60,000 माइग्रेंट्स के इंटेक की पॉलिसी थी, जो कि इस साल बढ़ के 1,95,000 कर दी गई है, और एप्लीकेशंस 1 मिलियन से ज़्यादा होती हैं दुनिया भर से, तो कंपटीशन काफ़ी हो जाता है। तो इस सिलसिले में देखना ये चाहिए कि दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं और किन लोगों के लिए कौन सा मुल्क बेहतर है या किन लोगों के लिए कौन से मुल्क में जाना आसान है। तो थोड़ी सी रिसर्च करते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के बारे में। ये वो 3 कंट्रीज़ हैं जो कि बड़ा वेलकम कहते हैं स्किल्ड माइग्रेंट्स को। ठीक है, याद रखिए कि स्किल्ड माइग्रेंट्स को यहाँ पे बड़ा वेलकम कहा जाता है, और उसके लिए तालीम और तजर्बे की दोनों की ज़रूरत होती है प्रॉपर फील्ड्स में। तो ये रिसर्च आमतौर से अक्सर औकात ऑस्ट्रेलिया आने वाले स्टूडेंट्स नहीं कर पाते थे और उनको बड़ी मुश्किल पेश आती थी, और यही वजह थी कि ये चैनल शुरू किया गया था। तो मैं सबसे पहले एक कैनेडियन गवर्नमेंट के एक पेज पर हूँ जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, इमिग्रेशन लेवल्स प्लान। ठीक है, तो ये 14 फरवरी 2022 को ये पब्लिश हुई है ये रिपोर्ट, और इसमें कनाडा की इमिग्रेशन के प्लानिंग लेवल्स हैं 2022, 2023 और 2024 तक। ठीक है, तो 2022 में इनका इरादा ये है कि तकरीबन 4,47,055 माइग्रेंट्स लिए जाएंगे, यानी कि इतने लोगों को कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी दी जाएगी। ठीक है, 2023 में थोड़ी सी तादाद बढ़ जाती है और ये हो जाती है 4,31,000 इस साल है, 4,47,055 2023 में है और 4,51,000 2024 में, और ये फिक्स नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो ये इन्होंने 2022 का टारगेट दिया हुआ है 4,31,664। लो रेंज तकरीबन अगर कम से कम लोगों को दी तो 3,60,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 4,45,000। ठीक है, इसी तरह से 2023 में 4,47,055 कम से कम ये लोगों को देंगे माइग्रेशन, ओवरसीज लोगों को 3,80,000 2023 में, और हाईएस्ट लेवल इनका हो सकता है 4,65,000। ठीक है, अच्छा खासा बड़ा नंबर है। इसी तरह 2024 में ज़्यादा बढ़ रही है ये तादाद, 4,51,000 तकरीबन एवरेज ये लोग कह रहे हैं टारगेट है। कम से कम 3,90,000 लोगों को माइग्रेशन देंगे कनाडा की, और 4,75,000 मैक्सिमम लोगों को देंगे। ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जहाँ का मौसम मुझे बहुत पसंद है और जहाँ की माइग्रेशन मेरे हिसाब से अभी भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में बहुत हैं और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, और आराम से नए माइग्रेंट्स को भी जॉब मिल जाती है। कनाडा में तकरीबन 9.8% न्यू माइग्रेंट्स जॉबलेस होते हैं। ठीक है, और बड़ी मुश्किलात उनको पेश आती हैं। ऑस्ट्रेलिया में मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की सूरत हाल है। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त हर उस आदमी को जो कि सीरियसली जॉब तलाश करना चाहता है और पैसे कमाना चाहता है, उसको कोई ना कोई जॉब मिल जाती है और मुनासिब जॉब मिल जाती है। ठीक है, तो कनाडा में इस वक्त न्यू माइग्रेंट्स में जॉबलेसनेस का जो परसेंटेज है वो 9.8%। ठीक है,
ये डॉक्यूमेंट भी मैं आपको किसी रोज़ शेयर कर दूंगा, ये मैंने कल ही कहीं पे पढ़ा है और इंशाल्लाह ये शेयर करेंगे किसी दूसरे वीडियो में, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन प्लानिंग लेवल्स 2022-2023 में एज कम्पेयर टू कैनेडा है तकरीबन 1,95,000, और ये खास कर ऐलान किया गया था, काफ़ी सारी न्यूज़ आई, काफ़ी सारा शोर मचा कि जी ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा पॉलिसी में काफ़ी नरमी हो रही है और पिछले साल के मुकाबले में 35,000 न्यू माइग्रेंट्स लिए जाएंगे इस साल, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं अपनी तालीम ख़त्म करने के बाद उनको भी काफ़ी सारी सहूलियत दी गई हैं, यानी कि पहले स्टूडेंट्स को सिर्फ हफ्ते में 20 घंटे काम करना अलाउ था अपनी यानी यूनिवर्सिटी के दौरान या अपनी एजुकेशन के दौरान, और अब वो लिमिट हटा दी गई है। तो न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो या पहले से जो स्टूडेंट्स हैं वो अनलिमिटेड आवर काम कर सकते हैं, जितना उनको काम मिलता है उतना कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी पॉलिसीज नरम की गई हैं, लेकिन इसमें ये भी देखने में आ रहा है कि एप्लीकेशंस की तादाद दुनिया भर से बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये प्लेसेस 1,95,000 प्लेसेस बढ़ने के बावजूद ये नंबर कनाडा से तकरीबन आधा है, ठीक है। तो कनाडा में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके चांसेस डबल हैं, जो ये डॉक्यूमेंट जो हम रिसर्च कर रहे हैं इसके हिसाब से, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में अगर 4 लाख लोगों को माइग्रेशन देनी है, 4 लाख डबल से भी ज़्यादा 4,31,000 लोगों को माइग्रेशन देनी है, तो चांसेस ये हैं कि अगर एक आदमी 2 जगह माइग्रेशन अप्लाई करता है, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, तो कनाडा में चांसेस उसके डबल हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये न्यूजीलैंड एक बड़ा पॉपुलर कंट्री है और यहाँ की माइग्रेशन किसी कदर आसान समझी जाती है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में। स्किल्ड माइग्रेंट्स की एज भी 55 तक है एज़ कम्पेयर टू 45 साल ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि अगर आप स्किल माइग्रेंट्स हैं और इस स्किल की बुनियाद पर, किसी ऐसी स्किल की बुनियाद पर जिसकी ऑस्ट्रेलिया में शॉर्टेज है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हो गए, नर्सिस हो गई, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, शेफ्स हो गए, या जो बच्चों को देखभाल करने वाले लोग होते हैं, चाइल्ड केयरर्स वगैरह हो गए, तो ये स्किल्स शॉर्ट हैं यहाँ पे, शॉर्ट इन लोगों की कमी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लोग अपनी स्किल्स की बुनियाद पर माइग्रेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शेफ़ कह सकता है कि जी मैं क्वालिफाइड शेफ़ हूँ और मेरा इतना तजर्बा है और मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो अप्लाई कर सकता है, और प्रोवाइडेड ये कि उसके पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं तो वो इन ड्यू टाइम में ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन ले सकता है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ऑस्ट्रेलिया की नंबर ऑफ माइग्रेंट्स इनटेक कनाडा से आधे हैं, तो इस लिहाज से कनाडा बहुत अच्छा है। अब हम न्यूजीलैंड की तरफ जाते हैं। तो न्यूजीलैंड की जो माइग्रेंट्स अराइवल थे, इन्होंने कंपेयर किया अगस्त 2022 में तकरीबन 60,000 थे, प्लस माइनस डाउन 1% है, ठीक है। तो जो लोग पिछले साल आए वो उससे तकरीबन 1% कम है, ठीक है। माइग्रेंट डिपार्चर्स 70,500 लोगों ने माइग्रेशन लेने के बाद फैसला किया कि उनको न्यूजीलैंड में नहीं रहना, ठीक है। तो ये नेगेटिव माइग्रेंट्स हैं, ये इसका मतलब ये है कि नए माइग्रेंट्स को जो कि अप्लाई कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी होनी चाहिए। हालांकि नंबर ऑफ माइग्रेंट्स इनटेक ऑफ माइग्रेंट्स कम है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, बहुत कम है, लेकिन न्यूजीलैंड में माइग्रेशन लेने वाले जिन लोगों को माइग्रेशन मिल जाती है, न्यूजीलैंड की पीआर मिल जाती है, परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, और वो लोग जो पीआर लेने के बाद या वो लोग जो ऑलरेडी न्यूजीलैंड के रेजिडेंट हैं, यानी वहाँ पे पैदा भी हुए थे और बरसों से वहाँ पे रेजिडेंट हैं, उन सबको मिला के नेट पॉपुलेशन न्यूजीलैंड की कम हो रही है, ठीक है। एनुअल नेट माइग्रेशन लॉस ऑफ 11,000 पीपल, ठीक है, यानी जो लोग न्यूजीलैंड आए और जो लोग गए उनमें 11,000 लोग ऐसे ज़्यादा थे जो कि न्यूजीलैंड छोड़ के चले गए दूसरे मुल्कों में, और इनमें से मोस्टली लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं क्योंकि न्यूजीलैंड के बाशिंदों को ऑस्ट्रेलिया में वीज़े की ज़रूरत नहीं है काम करने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ पे पढ़ने के लिए। यहाँ पे न्यूजीलैंड के पीआर की बात नहीं हो रही, न्यूजीलैंड के सिटीजन्स की बात हो रही है, ठीक है। जब आपको पासपोर्ट मिल जाता है न्यूजीलैंड का, उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया में आना, रहना, यहाँ पे काम करना, यहाँ पे जॉब करना अलाउ होता है बगैर किसी वीज़े के, ठीक है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्योंकि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की वेबसाइट है ये भी, ठीक है। इनको अंदाज़ा है कि जो लोग जितने लोग न्यूजीलैंड आते हैं उससे ज़्यादा लोग न्यूजीलैंड छोड़ के चले जाते हैं,
ठीक है। और अगर यही हाल रहे तो ये इस मुल्क अगर लोग छोड़ते रहे न्यूजीलैंड को, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि न्यूजीलैंड एक छोटा सा गांव बन जाएगा। तो मेरा अंदाज़ा ये है, ज़ाती अंदाज़ा ये है कि न्यूजीलैंड की माइग्रेशन अप्लाई करना भी किसी कदर सूदमंद साबित हो सकता है उन लोगों के लिए, खासकर जिनके लिए ऑस्ट्रेलिया आना मुश्किल है या फिर कनाडा किसी वजह से मुनासिब नहीं है, या तो मौसम की वजह से या जॉब स्किल्स की वजह से या किसी भी और वजह से। तो ऑलवेज मेरे अपने ज़ाती ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन सबसे बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे जॉब्स बहुत अच्छी हैं, और जो लोग मेहनत करना जानते हैं उनके लिए आगे बढ़ना बहुत आसान है। कनाडा में नंबर ऑफ़ माइग्रेंट्स इनटेक बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से माइग्रेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और किसी भी सूरत में अगर आप न्यूजीलैंड जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया आते हैं या कनाडा जाते हैं, तो आपकी आमदनी डॉलर में होगी और आप उस महंगाई के ज़ोर को तोड़ सकेंगे, आप डॉलर में कमा सकेंगे और कुछ पैसे अपनी फैमिली को भेज सकेंगे। इस तरह से एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका मेंटेन करने में आसानी होगी। अगर अमेरिकन डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो कैनेडियन डॉलर की भी आमतौर से बढ़ती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भी आमतौर से बढ़ती है पाकिस्तान में, और न्यूजीलैंड की जो करेंसी है उसकी भी कीमत बढ़ती है। तो एक तरीका है अपनी इनकम को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने का। अगर एक आदमी भी चाहता है तो वो अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को कुछ पैसे भेज सकता है डॉलर में, और उनका मेयारी ज़िंदगी बेहतर हो सकता है। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगी। अपना ख्याल रखें, ख़वातीन की इज़्ज़त करना सीखें और अपने कामों को दयानतदारी से करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपकी उन कामों में मदद करेगा जिसमें दयानतदारी शामिल होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।